हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। तो हम जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम जो अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास है क्लास 12th के लिए वो भी करवाते हैं। तो जिसको नहीं पता है उसको बता दिया जाएगा। और आज का जो ये सेशन ये आपका किसके लिए है, इस क्लास में आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारों की रिक्वेस्ट आ रही थी और इसको लेकर मैंने आपके लिए वीडियो फटाफट बनाई है। ठीक है, अब जो यहाँ पर बात है कि हमारे चैनल पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो तो हो ही रही हैं, साथ साथ आपको जो होम साइंस जो इकोनॉमिक्स लेते हैं उनके पास होम साइंस तो होती नहीं है, फिर भी करवाया जाता है हमारे पे। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गई, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के जो मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात की जाए, अगर हम सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया सैम्पल पेपर है 2021 से लेकर 2022 का, यानी कि टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर क्लास 12th के लिए, तो ये जो सैम्पल पेपर होता है ये सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्या करती है, जारी करती है, और हमारे चैनल पर आपको हिंदी मीडियम प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो फटाफट देर किस बात की, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 90 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा, यानी कि जैसा सैम्पल पेपर होता है वैसे ही आपका एग्जाम भी होता है, मतलब कि सेम क्वेश्चन नहीं होते पर जो फॉर्मेट होता है वही रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये भी समझा रही हूँ। तो 90 मिनट का जो होगा, यानी कि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और उसमें आपका एग्जाम होगा। ये एमसीक्यू बेस होगा, सिंपल सी बात है, आपकी जो टर्म 1 है उसमें एमसीक्यू से ही आएंगे, एमसीक्यू बेस होगा। 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी कि 40 नंबर का एग्जाम आपका, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर जो है 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन के क्या होंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और कितने अटैम्प्ट करने, यानी कि आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने यहाँ पर कंपलसरी एक तरीके से। अब यहाँ पर बात की जाए, जो ये पेपर है आपका 3 सेक्शन में होगा, जैसे कि ए, बी और सी। जो ए सेक्शन है उसमें 24 क्वेश्चंस होंगे, फिर 24 क्वेश्चन बी में होंगे, और फिर 12 क्वेश्चन सी में होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतने इतने क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये जो है आपको इतने इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन ए सेक्शन से अटैम्प्ट करने हैं। जो ये बी वाला सेक्शन होगा उससे आपको 20 करने होंगे अटैम्प्ट, और सी वाला जो सेक्शन है उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ये ऐसा कहा गया इनके द्वारा। अगर देखा जाए टोटल मिलाकर तो ये 50 क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि पहले मैंने कहा 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं अपने, ठीक है। हर किसी का एक नंबर का, यानी कि हर किसी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ये कहा गया है। जिस भी तरीके से मार्किंग होगी वो उनका अलग सिस्टम है, पर यहाँ पर बस अभी यही बताया गया है। टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। तो देखिए, अब आपका जो सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है यहाँ पर, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने का बोल रखा है, सरकार आय के पुनर्वितरण के अपने बजट उद्देश्य को डैश द्वारा प्राप्त कर सकती है। तो आय का पुनर्वितरण, यानी कि जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोबारा से उसको बांटना, दोबारा से पुनर्वितरण करना। तो ऑप्शन ए कह रखा है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर को वांछित स्तर तक प्रबंधित करना, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो मूल्य स्तर है उसे क्या करना है, वांछित स्तर तक पहुंचाना। और बी यहाँ पर जो कह रखा है इन्होंने, अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन, ये जीडीपी में वृद्धि करना। तो जीडीपी में वृद्धि करने से ऐसा थोड़ी ना है कि जो आय का पुनर्वितरण जो सरकार करती है अपने बजट के द्वारा वो उसे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को अपने प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण में लाना, तो ये भी नहीं होगा। इसका डी देखते हैं हम, गरीब हितैषी दिशा में करों का युक्तिकरण, यानी कि जो भी सरकार है वो क्या करेगी, निर्धनों के लिए कुछ कार्य करेगी। जो भी वो टैक्स वगैरह के द्वारा जो भी इनकम जो है वो अर्जित करती है, अपने उस बजट में से कुछ परसेंट जो है वो आय के पुनर्वितरण के तौर पर क्या करेगी, गरीबों के लिए लगाएगी। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है सेकंड, एक अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन एक वित्तीय वर्ष के लिए डैश रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर भुगतान संतुलन जो है वो क्या होता है, आपने भुगतान शेष पढ़ा होगा, भुगतान शेष नहीं पढ़ा तो चलिए मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, भुगतान शेष में किसी भी देश का जितना भी, यानी कि हमारा जो देश है उसका किसी भी बाहरी देश के, किसी भी विश्व के बाहरी देश के साथ मौद्रिक लेन देन होता है, तो उसका लेखांकन, यानी कि जो भी लेन देन हुआ है भारत का किसी भी बाहर के विश्व के किसी भी देश के साथ, तो उसका जो लेखांकन है, यानी कि जो लिखा हुआ होता है, उसको ही भुगतान शेष कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
अब ये जो भुगतान शेष है इसमें संतुलन, यानी कि मैं आपको बता दूं जो भुगतान शेष है उसमें हमेशा संतुलन रहता है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं और जितनी भी प्राप्तियां होती हैं उन वस्तुओं से, तो वो जो भी हैं, यानी कि जो इसमें जो भुगतान शेष होता है उसमें जितनी प्राप्तियां होती हैं और जितना भी भुगतान किया जाता है वो दोनों के दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। व्यापार शेष में ऐसा नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी एक अर्थव्यवस्था है वह भुगतान जो संतुलन है उसका जो एक वित्तीय वर्ष है उसमें अगर कुछ भी रिकॉर्ड रख रही है तो वो क्या होगा। तो अब चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सरकार की आय और व्यय, दूसरा यहाँ पर सरकार की निधियों का अंतर्वाह और बहिर्वाह। अब यहाँ पर अंतर्वाह और बहिर्वाह, अंतर्वाह का मतलब एक तरीके से आयात यानी कि अंदर आ रही है कोई भी चीज़, और बहिर्वाह यानी कि बाहर जा रही है। तो सरकार की निधियों के द्वारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कहा गया सरकार की निधियों का, यानी सरकार के द्वारा जो अर्जित जो भी निधियाँ हैं उन्हें उनका अंतर्वाह और बहिर्वाह यानी कि उनका आयात और निर्यात करना, एक देश से दूसरे देश में पहुँचाना और इस तरीके से। तो यहाँ पर सरकार का लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था और विदेशी जो मुद्रा है उसका क्या होता है, अंतर्वाह और बहिर्वाह, उसको ही भुगतान जो संतुलन है वो कहा जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको समझाया भुगतान शेष में क्या होता है, जो भी एक देश का दूसरे किसी विश्व के देश के साथ लेन देन होता है उसका लेखांकन ही भुगतान शेष होता है। तो इसी तरीके से एक अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विदेशी जो मुद्रा है उसका अंतर्वाह भी कहा जा सकता है। फिर जो अर्थव्यवस्था है उस मुद्राओं का अंतर्वाह यानी कि जो मुद्रा है वो आ रही है और जा रही है, भुगतान हो रहा है और प्राप्ति हो रही है। भुगतान का मतलब यही है, अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप उसका भुगतान करेंगे, और अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो मतलब कुछ प्राप्ति भी होगी, तो भुगतान शेष जो है यही होता है। तो यहाँ पर ये संतुलन होता है इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में, अगर जो मुद्रा और अंतर्वाह यानी कि आयात और निर्यात है अर्थव्यवस्था में, मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का या फिर मुद्रा का, वही क्या है आपका, अगर इन दोनों के बीच में संतुलन होता है तो वहाँ पर क्या भुगतान संतुलन होगा। तो ये सी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला हम सभी के सामने, पहचान करनी है हमें यहाँ पर जो भी हमें नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बैंक है वो आम जनता के साथ सीधा संपर्क नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो ऐसा कौन सा बैंक है, भारत की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा बैंक है भारत में जो आम जनता के साथ यानी कि हम सभी जो है उनके साथ क्या सीधा संपर्क नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और डी है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई आपसे सीधा संपर्क तो नहीं करता ना। हमारा संपर्क किसके साथ होता है, वाणिज्यिक बैंकों के साथ होता है हमारा संपर्क, और वाणिज्यिक बैंकों का किसके साथ होता है, आरबीआई के साथ होता है, ठीक है। तो यानी कि हम जो है सीधे आरबीआई से हम संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप कुछ पैसे वगैरह जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं, आप सीधे आरबीआई में तो नहीं जाते ना, नहीं जाते। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बैंकों का भी बैंक है। जिस तरीके से हमारा संपर्क सीधे सरकार से नहीं होता है, सरकार के जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ होता है। एक तरीके से एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके जो संसद वगैरह में बैठे हुए हैं उनसे सीधा संपर्क तो नहीं होता है ना, पहले उनके छोटे जो एजेंट्स होते हैं उनसे बातें होती हैं, फिर हमारी जाती है उन तक। इसी तरीके से आरबीआई के साथ हमारा सीधा संपर्क नहीं होता है। अब एक बात यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता दूँ। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंकों में सबसे पहला बैंक जो है ये स्थापित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये 1911 में किया गया था, आप चेक कर लीजिएगा और चेक करके मुझे बताइएगा कि मैंने जो बताया वो सही बताया है नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हम सभी के सामने, भुगतान संतुलन लेन देन के चालू खाते के तहत निम्नलिखित में से कौन अदृश्य वस्तु का उदाहरण नहीं है, इसकी पहचान करें। तो अदृश्य वस्तु का उदाहरण कौन सा नहीं है, भुगतान जो शेष है, यहाँ पर संतुलन लिखा हुआ आ रहा है तो इसे कट करके शेष कर लीजिएगा। तो भुगतान शेष में जो हम लेन देन करते हैं अपने चालू खाते को लेकर, तो उसमें अदृश्य वस्तु का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं दे रखा है, ये हमें बताना है। जब हम भुगतान शेष वाला टॉपिक कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भुगतान शेष होता है वो भी कई पार्ट्स में होता है, एक तो चालू खाता है, पूंजी खाता, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जो चालू खाता होता है वो भी आपका 3 टाइप का होता है। पहले में वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, दूसरा जो होता है उसमें सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, और तीसरा एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, जो हमारी सेपरेट वीडियो आएगी उसमें देखेंगे। अभी बात की जाए केवल और केवल अदृश्य वस्तु को लेकर, तो आपका जो चालू खाते का सेकंड वाला पार्ट है यानी कि सेवाओं का आयात और निर्यात, इसमें क्या होता है, जो भी अदृश्य मद होती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं आपकी, तो सेवाओं में भी 2 तरीके की सेवाएं आएंगी। एक तो साधन सेवाएं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक तो साधन सेवाएं, साधन सेवाओं में क्या चीज़ आएंगी, जैसे मजदूरी, ब्याज, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। जो भी हम क्या करते हैं, अगर हम किसी श्रमिक को रखते हैं तो हम उसे मजदूरी देते हैं, इस तरीके से।
अगर हम कुछ भी भूमि ले रहे हैं तो उस पर हम क्या करेंगे, कर जो है वो एक तरीके से वो देंगे, टैक्स देंगे, इस तरीके से लगान देंगे, ठीक है। वो इसके अंदर आ जाएगा साधन सेवाओं के अंदर। अब जो दूसरा होता है आपका, उसमें क्या होता है, दूसरा गैर साधन सेवाएं होती है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ये भी तो सेवा के अंतर्गत आता है आपका, बीमा हो गया, ये सारे का सारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अदृश्य जो वस्तु है उसका उदाहरण नहीं है। तो अदृश्य जो वस्तु है, अब पहला ऑप्शन देखिए, हवाई और समुद्री परिवहन, तो ये सेवा के अंदर आ जाएगा। अगर आपने देखा हो, जो हमारा यातायात वाला है वो हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। हमारी अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तृतीय क्षेत्र में हमारा परिवहन वाला आता है, तो परिवहन में हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारे गैर साधन सेवाएं हो जाएंगी। जैसे कि बैंकिंग मैंने कहा, तो वो भी आपकी क्या है, तृतीय क्षेत्र में आती है। इस तरीके से याद करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा डाक और कुरियर सेवाएं। तो डाक और कुरियर सेवाएं ये भी आपको तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, जो गैर साधन वाली सेवाएं हैं, ठीक है। जो भी सेवाएं होंगी, जो परिवहन हो गया, वो आपका चालू खाते में अदृश्य वस्तु के अंतर्गत आएगा। ये बात ध्यान आपको रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षा से संबंधित यात्रा। शिक्षा को लेकर अगर आप किसी भी तरीके की यात्रा वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी, ये भी शिक्षा जो होता है आपका सेवा के अंतर्गत आता है, यानी कि जो गैर साधन है उसके अंतर्गत आता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डी वाला, व्यापार से जुड़े लेन देन। तो व्यापार से जुड़े जो लेन देन है, यानी कि वस्तु जो है, आप वस्तु का आयात निर्यात करते हैं, वस्तु खरीदते बेचते हैं, तो ये तो व्यापार होता है हमारा। तो व्यापार से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी, वो चालू खाते का जो पहले वाला है, जो हमने पढ़ा था, वस्तु का आयात और निर्यात, उसमें आएगा। सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं जिसमें अदृश्य वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, तो अदृश्य वस्तु में ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। और अच्छे से क्लियर तब होगा जब हम ये वाला चैप्टर कवर करेंगे अपना। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको वो वाला जो चैप्टर है वो चाहिए जल्द से जल्द, जो आपका ये विदेशी विनिमय वाला जो चैप्टर है वो आपको इकोनॉमिक्स का चाहिए जल्द से जल्द। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और आप क्या है, शेयर करिए वीडियो को, जिससे क्या हो, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स से बच्चे इकट्ठे होंगे तो मैं जल्द से जल्द आपका जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सारे के सारे कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फटाफट जो बच्चे हैं उन्हें इकट्ठा करें, क्योंकि अगर मैं जो बना रही हूँ वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर इसमें जो है बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब तो यही होगा। तो अब देखिए 5th क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपके कथन वाले जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं यहाँ पर। तो कथन ए यहाँ पर क्या कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा की प्रचलन की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण, यानी कि डीमोनेटाइजेशन, आपने ये वर्ड सुना होगा, बिल्कुल करंट का चीज़ है ये। तो इसका कदम उठाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, अभी जो है 2016 में आपका उठाया गया था ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है विमुद्रीकरण किया गया था, आपको पता होगा जो 500 और 1000 के नोट है उन्हें चेंज कर दिया गया है, ठीक है, बंद कर दिया गया था, फिर चेंज कर दिया गया। तो ये विमुद्रीकरण किया गया था किस चीज़ को लेकर, कि भ्रष्टाचार, कालाधन, आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा फैल गया था कि इतने जो कालाधन है वो लेकर बैठे हुए थे, ब्लैक मनी, तो उन्हें क्या है, अपने जो ब्लैक मनी है वो जो कचरे के जो डिब्बे होते थे उनमें मिलते थे, वो 500 और 1000 के जो नोट जो बंद हो चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर कथन 2 यहाँ पर कह रहा है कि विमुद्रीकरण ने समय के साथ भारत में बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित किया। तो ये जो है विमुद्रीकरण हेल्पफुल रहा है, बिल्कुल रहा है। तो ये हो गया ठीक हमारा, दोनों कथन ठीक है। तो इसको लेकर हमारा क्या है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दोनों कथन, यहाँ पर सॉरी ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th वाला। यहाँ पर कहा गया श्री जो साक्षी है वो क्या कर रही है, वो एक अर्थशास्त्र जो टीचर है, शिक्षक है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अगर आपके स्कूल में एक टीचर होती है तो उसको इमेजिन करें, आपकी जो टीचर है वो क्या कर रही है, यहाँ पर कुछ आपको डेफिनेशन बता रही है, किसी चीज़ की अवधारणा बता रही है, समझा रही है। वो अवधारणा हमें पहचाननी है कि कौन सी अवधारणा की यहाँ पर बात की गई है। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तो होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि इकोनॉमिक्स जो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ ली जाएगी या फिर बीच में जो आपकी छुट्टी होंगी उसमें पढ़ ली जाएगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इस तरीके से नहीं है, इकोनॉमिक्स है ये। इकोनॉमिक्स में समझना भी है, याद भी करना है, लिखना भी आना चाहिए, हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ तक कि जो मैथमेटिक्स है वो भी आने चाहिए। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को आप क्या है, ईजिली आप ये मत समझिए कि इकोनॉमिक्स ऐसे ही हो जाएगी, अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाओगे, ये समझ लेना। यानी कि अभी अच्छे मार्क्स नहीं लाए ना इकोनॉमिक्स में, प्री बोर्ड के मार्क्स से इंप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है पड़ता है टीचर के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्क्स लगाए जाते हैं। तो अभी से करो,
देखिए यहाँ पर आपका अवधारणा दी गई है, चलिए पढ़ते हैं। देश में प्रचलित मानदंडों और कानून के अनुसार देश के सेंट्रल बैंक के साथ किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा रखी जाने वाली कुल जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो उसके द्वारा समझाई गई अवधारणा की ओर निर्दिष्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो अवधारणा दी गई, डेफिनेशन दी गई किसी चीज़ की, क्या दी गई है कि देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक के मतलब है देश में हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI बैंक हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सेंट्रल बैंक है हमारा। तो जो सेंट्रल बैंक के साथ किसी भी वाणिज्य बैंक द्वारा रखी जाने वाली जो कुल जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत, यानी कि कुछ परसेंट क्या है, वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है इस टीचर के द्वारा, साक्षी जो है इनका नाम है, इनके द्वारा बताई जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपने बैंक वाला चैप्टर मेरा करा होगा, मैंने जो करवाया है, MCQs भी करवाएं, साथ साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर है मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। तो उसे देखिए, MCQs देखिए, MCQs भी बहुत सारे जो है उसमें कवर करवाए हैं मैंने, 40+ MCQs हैं। तो जाकर फटाफट देखिए उसे, उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए ये जो अवधारणा दी गई है, तो इसे समझने की अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो अगर आपको याद हो कि CRR यानी कि नकद आरक्षित अनुपात, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, तो इसमें क्या बताया जाता था कि CRR वो होता है कि जिसमें जो RBI होता है कुछ परसेंट ऐसा निर्धारित कर देता है कि इतने परसेंट क्या है वाणिज्य बैंकों को अपनी टोटल मनी जो उसके पास आई है, टोटल जमा जो है, टोटल जो अमाउंट कहेंगे, मनी नहीं टोटल अमाउंट जो है उसका कुछ परसेंट क्या करना पड़ेगा, RBI के पास रखना ही पड़ेगा, संरक्षित एक तरीके से रखना पड़ेगा। तो ये होता है आपका CRR। तो यहाँ पर इसलिए आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th हमसे पूछा गया है, दो मित्र मीरा और सिंधु विनिमय दर प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं। तो मीरा और सिंधु, इस तरीके से एग्जाम्पल देखे आपसे जो पैराग्राफ के टाइप से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो विनिमय दर प्रणाली के ऊपर चर्चा करें आपस में, और यहाँ पर एक के द्वारा कुछ कहा जा रहा है कि एक जो है यहाँ पर जो सिंधु है, यहाँ पर सिंधु बता रही है कि ये जो वाक्य सिंधु के द्वारा कहा गया, लास्ट में बताया गया, सिंधु बता रही है कि इस प्रणाली के तहत विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि विनिमय दर को एक विशिष्ट सीमा के भीतर रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है, ये विनिमय दर के कौन से प्रकार की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि विनिमय दर क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, फिर इसका ये कौन सा प्रकार है वो हम देखेंगे। तो जो विनिमय दर होती है वो क्या होती है, किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसकी जो एक यूनिट होती है उसे क्या कर सकते हैं हम, उसे बदल सकते हैं किसी दूसरे विश्व के किसी दूसरी देश की एक यूनिट जो करेंसी है उसको लेकर। यानी कि इसका मतलब अगर इंग्लिश में से देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है विनिमय दर को। इसका मतलब है कि अगर आप क्या है, अगर आप एक जो हमारा भारत का जो 70 रुपये, अगर आप जो अमेरिका का $1 जो है अगर आप क्या करना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं किसमें, भारतीय रुपए में, तो आपको क्या है, ये उसकी एक यूनिट हो गई। और भारतीय मूल्य जो भारतीय रुपए है वो $1 के बराबर कितना, 70 के आसपास रहता है वो, तो अभी आई थिंक 74 या 75 के आसपास है, तो उतना रहता है। तो अभी ये जो है आपका इतने में चेंज होगा, तो इसका मतलब यही आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के साथ। अब जो यहाँ पर ये दिया गया है ये आपका प्रबंधित तरलशीलता कहलाता है। जो डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है विनिमय दर के एक प्रकार को लेकर, तो ये प्रकार कौन सा, प्रबंधित तरलशीलता। इसका मतलब क्या होता है कि विनिमय दर क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि जो विनिमय दर होती है, ये जो प्रबंधित तरलशीलता, इसमें क्या होता है, जो विनिमय दर होती है वो मांग और आपूर्ति, यानी कि जितनी उसकी पूर्ति हो रही है और जितनी मांग हो रही है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो निर्धारित करती है। और इस पर भी क्या है, एक जो प्राधिकारी होता है वो क्या करता है, उस पर भी कंट्रोल करता है। जैसे कि प्राधिकारी अगर देखा जाए जो केंद्रीय बैंक हो गया, वो क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है, ठीक है, उसमें हस्तक्षेप करता है कि विनिमय दर क्या हो, हमेशा क्या रहे, संतुलन में रहे, बैलेंस रहे। तो इसको लेकर उस पर कंट्रोल करता है, यानी कभी भी ऊंची ना हो जाए विनिमय दर, ठीक है, एक्सचेंज जो रेट है वो कभी भी ऊंचा ना हो जाए, तो इसको लेकर करता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ये C वाला ठीक होगा, यानी प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर। इसे प्रबंधित तरलशीलता भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। इसके साथ साथ गंदी तरलशीलता भी कहा जाता है, हाँ जी, गंदी तरलशीलता भी कहा जाता है इसको। तो ये हमारा C वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8th हमसे पूछा गया, निम्नलिखित कथनों को हमें ध्यान से पढ़ना, फिर हमें आंसर देना है कि कौन सा कथन सही कौन सा नहीं है। कथन जो पहला वो कह रहा है, सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका जनता द्वारा सामूहिक रूप से उपभोग किया जाता है। तो इन्होंने कहा सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी है, वो वस्तुएं होती हैं या फिर वो सेवाएं होती है जिनका जनता के द्वारा क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, यानी कि जनता के द्वारा यूज किया जाता है उसको। अब कथन जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, सार्वजनिक वस्तुएं बहिष्कृत और प्रतिद्वंदित प्रकृति की होती है। बहिष्कृत मतलब जिसका बहिष्कार किया गया हो, ठीक है, जिसे अपनाया ना गया हो, जिसका बहिष्कार किया गया हो। और प्रतिद्वंदित यानी कि जिसमें कंपटीशन हो, वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं वो नहीं होती हैं। ये जो कथन बी जो यानी कि ये कथन जो सेकंड बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, पहली वाली ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग केवल हमारा जो कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9th है, हमसे पूछा गया है, एक राष्ट्र की भुगतान संतुलन संरचना के तहत लेन देन के वर्गीकरण के लिए खातों की दो मुख्य श्रेणियां हैं, डैश और डैश। यानी कि जैसे मैंने कहा भुगतान शेष को लेकर आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो चालू खाता और एक पूंजी खाता। तो यहाँ पर चालू खाता फर्स्ट है और पूंजी खाता यहाँ पर हमारा थर्ड दे रखा है, और यहाँ पर ये ऑप्शन है, फिर हमें बताना कौन सा ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। ये इन दो चीज़ों को लेकर क्या है, लेन देन जो किया जाता है उसका लेखांकन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 10th वाला है, पहचान करनी है अब हमें यहाँ पर कि कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, आरबीआई का कार्य नहीं है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है आरबीआई। इनका कहना है कि जो आरबीआई है वो सरकार के जितने भी बैंक हैं उनके रूप में कार्य करती है। तो बिल्कुल ठीक है, सरकार का बैंक कहलाया जाता है ना आरबीआई। तो ऑप्शन ए तो हमारा ठीक है, नहीं पूछ रखा है यहाँ पर हमसे। बी देखते हैं, भारत के सवर्ण यानी कि जो सोने का जो भंडार है, सवर्ण भंडार के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी हमारा। सी देखते हैं, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करती है। तो सरकार का बैंक है तो उसको लेकर वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। जैसे मैंने आपको बताया था 3 तरीके से कार्य करती है सरकार के बैंक को लेकर। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा चैप्टर मैं यहाँ पर आपको पक्का ये कह रही हूँ कि अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बाकी रहेगा, ठीक है, अगर जो भी एग्जाम में आने वाला होगा। सी देखिए, यहाँ पर भी ठीक हो गया हमारा। डी वाला देखते, सिक्के और 1 रुपये का जो नोट है वो जारी करना। तो आरबीआई का कार्य ये नहीं होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। आरबीआई ना तो सिक्के जारी करती है और ना ही 1 रुपये का नोट जारी करती है। कौन करता है, ये क्वेश्चन जो था मैंने अभी जो करंट में मैंने आपके लिए बैंकिंग को लेकर एमसीक्यू की वीडियो डाली है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कवर भी किया है। तो देखिए जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उसी टाइप की क्या है, सीबीएसई पूछ रहा है। तो इसके लिए मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इसका मतलब तो यही है। जो 1 रुपये के जो नोट हो गया और जो सिक्के हो गए वो कौन जारी करता है, वो सरकार का जो वित्त मंत्रालय वो जारी करता है, आरबीआई जारी नहीं करता। और यही पूछा गया था कौन सा जो ऑप्शन है गलत है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए यही से यही हो जाएगा हमारा। इसी के साथ आपकी जो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर की क्लास थी, आज इतने ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे करेंगे। इकोनॉमिक्स से समझ के करना है, डेफिनेट ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन दे दिया तो कुछ मैंने स्टोरी बता दिया आपको और हो गया, वो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमें उसका पीछे का बैकग्राउंड भी देखना होता है, उस डेफिनेशन को लेकर देखना पड़ता है, उसके कितने टाइप्स हैं उसको लेकर देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा लेंथी तो होगा, तो इसलिए लेंथी होगा, इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए अपलोड करूँगी, जिससे आपके लिए भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से चैप्टर चाहिए और आपको जो है ये समझ में आया नहीं आया। पार्ट जो है इसका सैम्पल पेपर पार्ट 2 कितनी जल्दी चाहिए, ये आपके व्यूज़ पर और आपके कमेंट पर डिसाइड होगा, ठीक है। हम जो हैं जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।